हे गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एमएससी फाइनल जूलॉजी के पेपर 3 जीन एंड डिफ्रेंशिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें अपन यूनिट फर्स्ट, इसमें 3 सब यूनिट हैं 1.1, 2 एंड 3। इसकी अपन फर्स्ट 1.1 यूनिट की स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी के थ्रू अपन को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले इसके लिए अपन स्टडी करने के लिए अपन ये जानते हैं कि डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म का होता कैसे है। कि जैसे कोई भी एक तो यूनिसेलुलर होता है, जैसे मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें सिंगल सेल हो, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल्स का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो। तो अपन कोई भी जैसे मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका प्रोड्यूस मतलब उसका जो डेवलपमेंट होता है, या फिर जो उस ऑर्गेनिज्म उस सेल से बाहर आउटसाइड प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट ही नहीं हो जाता है, उसका प्रोडक्शन डायरेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन वह चेंजेज की एक स्लो प्रोसेस के दौरान सबसे पहले उसमें कौन सी प्रोसेस होगी, वो चेंजेज करेगा, परिवर्तन करेगा। उसके बाद में उनकी स्लो प्रोसेस के दौरान उनमें प्रोग्रेसिव चेंजेज करता है। इन्हीं चेंजेज को इनके बाद वो प्रोग्रेसिव चेंजेज करता है और इन्हीं प्रोग्रेसिव चेंजेज को अपन डेवलपमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले अपन प्रॉब्लम्स के थ्रू किसकी बात कर ली, डेवलपमेंट की। अब अपन बात करते हैं सेकंड, एम्ब्रियोलॉजी की। अपन एम्ब्रियोलॉजी की, इसमें एम्ब्रियोलॉजी में क्या करते हैं कि यदि हम बात करें किसी ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग की, कि कोई भी जीव है उसका केवल विकास हो रहा है, तो वो विकास होगा हमेशा फर्टिलाइजेशन से। क्योंकि यदि कोई फर्टिलाइजेशन में कोई जीव है उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो सीधी सी बात है स्पर्म होगा और उसका फ्यूज किसके साथ होगा, ओवम के साथ। दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और फॉर्मेशन किसका होता है, जाइगोट का। तो जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद एक सिंगल सेल होती है, उसके अंदर जो सेल बनती है इसके अंदर होती है क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, इंडक्शन, इटिश ये प्रोसेस होती हैं। इन एक्टिविटीज़ के होने के बाद एक कंप्लीट अडल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और इस कंप्लीट अडल्ट के फॉर्मेशन के होने के बाद एक न्यू सेल को ये बर्थ देता है। ये कंप्लीट जो प्रोसेस होती हैं ये होती हैं एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू। तो इसलिए फर्टिलाइजेशन से बर्थ लेने तक की इन एक्टिविटीज़ को अपन एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब अपन एम्ब्रियोलॉजी में एक स्मॉल वर्ड है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो एक स्मॉल वर्ड से लिया गया है। इसी की जगह एम्ब्रियोलॉजी की जगह ही अपन यूज करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ये बात हो गई सेकंड की। अब अपन बात करते हैं थर्ड, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें क्या करते हैं कि इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी एनिमल का डेवलपमेंट उसके केवल जन्म लेने तक ही, उसके केवल बर्थ तक ही फिक्स नहीं हो जाता है, लेकिन उसकी लिमिट यहाँ तक नहीं रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद अपन क्या करेंगे कि बर्थ में भी उसकी जैसे ग्रोथ, रीजनरेशन, एजिंग, ये सभी एग्जाम्पल भी अपन को इन प्रोसेस के जो रिजल्ट होते हैं
उनको भी अपन को देखना होता है। ग्रोथ में क्या होता है कि जो वो न्यू सेल को बर्थ दे रहे हैं वो अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू अपनी ग्रोथ करती है। उसके बाद में उसमें रीजनरेशन होता है, अलग अलग जो जिन जिन पार्ट्स में पाया जाता है रीजनरेशन की प्रोसेस, और एजिंग। इसका रिजल्ट आप सब जानते हो, इसका रिजल्ट होता है डेथ। ये कंप्लीट प्रोसेस अपन डेवलपमेंटल बायोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं। ये ऑल चेंजेस जो आफ्टर बर्थ होते हैं, इन चेंजेस को हम पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। इन सभी चेंजेस को हम पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। सो डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन टू बर्थ एंड आफ्टर इट पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चेंजेस को भी इंक्लूड किया जाता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के थ्रू अपन 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब इससे मेनली 2 ऑब्जेक्शन बनते हैं कि ये 2 ऑब्जेक्टिव मेन है कि इनमें कैसे कैसे प्रोसेसिंग होती है और किस प्रकार से इनमें अलग अलग क्वेश्चन रीजनरेट होते हैं। सबसे पहले होता है कि जो सेलुलर डाइवर्सिटी को ऑर्डर विद इन ईच जनरेशन में प्रोड्यूस किया जाए कि किस टाइप से, इन विच टाइप, कि किस टाइप से जो सेलुलर डाइवर्सिटी है उसको ऑर्डर इन विद इन ऑर्डर जनरेशन टू ईच अनोदर जनरेशन में प्रोड्यूस किया जाए। ये तो होता है फर्स्ट। दूसरा ऑब्जेक्शन मेन होता है कि इसमें जो कंटिन्यूटी पाई जाती है वो लाइफ की कंटिन्यूटी कैसे बनी रहे, कि मतलब कोई जीव जी रहा है उसके अंदर उसकी नेक्स्ट जनरेशन तक भी वो जिंदा ही है, ये कंटिन्यूटी किस प्रकार बनी होती है, इसको नेक्स्ट जनरेशन में भी होना चाहिए या कैसे होती है, ये अपन करते हैं सेकंड ऑब्जेक्शन में। अब अपन बात करते हैं, ये हो गया जनरल इंट्रो। अब अपन बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। 2 क्वेश्चन मेनली प्रोड्यूस होते हैं इसके लिए कि किस तरह से एक जो एग है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। 2 क्वेश्चन होते हैं मेनली। फर्स्ट होता है कि एक जो एग है वो किस तरह से अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकंड क्वेश्चन बनता है कि जैसे अडल्ट जो है वो किस तरह से दूसरे अडल्ट को बर्थ देता है। एक जो ये अडल्ट बन गया इससे भी तो नई जनरेशन का फॉर्मेशन होगा, तो वो न्यू जनरेशन अपनी अडल्ट फेज के बाद में अदर एनिमल को कैसे बर्थ देती है। ये 2 क्वेश्चन प्रोड्यूस होते हैं और इन्हीं 2 क्वेश्चंस को डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट ने 6 क्वेश्चन में डिवाइड किया। यदि अपन बात करें कि जो जनरल बायोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया कि जो ये 6 क्वेश्चन में डिवाइड किया और इन्हीं क्वेश्चंस को हम, जो ये 6 क्वेश्चंस हैं इन्हीं को हम प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन होता है अपन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफ्रेंशिएशन से, मतलब विभेदन से रिलेटेड है कि यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक सिंगल सेल होती है, वो जो डिफरेंट टाइप की सेल टाइप से डिफरेंट सेल टाइप्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। जैसे कोई जाइगोट है, जाइगोट एक सिंगल सेल है और इसमें डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है और डिवीजन के द्वारा उसमें डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसके कारण मसल्स, नर्व्स, ब्लड सेल्स, इसके अलावा बोन सेल्स, मैनी टाइप सेल्स में वो जनरेट होती है। हम ये जानते हैं कि एक सिंगल सेल के अंदर जो वो है वो एक जीन का सेट होता है। इस सेल के अंदर जो जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे मसल्स हो, बोन हो, कोई भी ब्लड सेल्स हो, उनके अंदर जीन के जो सेट होते हैं और बॉडी की ऑल सेल्स होती है उनमें इक्वल जीन के सेल्स पाई जाती हैं, इक्वल जीन की सेल्स पाई जाती हैं, इन सभी के सेट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है वो किस टाइप से है कि जीन एक सेट होते हुए भी ये जो शेल न्यू इक्वल शेल बनती हैं, ये जो न्यू इक्वल शेल बनती हैं वो डिफरेंट की सेल के जो ये न्यू सेल बनती है सेम इक्वल, और ये डिफरेंट टाइप की सेल्स के अंदर किस टाइप से कन्वर्ट हो जाती है, ये होती है फर्स्ट प्रॉब्लम, ये होती है आपकी डिफ्रेंशिएशन के थ्रू।
और तो क्वेश्चन बनता है आपका कि हाउ कैन द फर्टिलाइज्ड एग जनरेट सो मैनी डिफरेंट टाइप सेल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन एंड इसमें हम ये बताते हैं कि वन सिंगल सेल है जो वेरियस टाइप ऑफ सेल्स किस टाइप से कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं मॉर्फोजेनेसिस की। तो अपना सेकंड क्वेश्चन है मॉर्फोजेनेसिस। ये किससे रिलेटेड है कि डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान कोई भी सेल है वो डिवाइड होगी। कोई भी सेल जब डिवाइड होती है तो डिवाइड होने के बाद वो माइग्रेट करती है, उसमें माइग्रेशन की प्रोसेस होती है और वो बनाती है टिश्यू। टिश्यू बनाने के बाद वो सम सेल्स, इसमें जो ज़रूरी नहीं है कि जो ये सेल डिवाइड होती है उसके बाद में इनमें जब माइग्रेशन होता है तो कम्प्लीटली जो ये टिश्यू बनते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं होता कि वो सेल्स कम्प्लीटली टिश्यू बनाए। सम सेल्स क्या होती है, डाई हो जाती है, तो टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है एंड ऑर्गन बनने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गन सही जगह पर अरेंज होते हैं। इनसे क्या बन गए, ऑर्गन। और इसके बाद अपन कह सकते हैं कि ये अपने प्रॉपर स्पेस पर, मतलब अपनी सही जगह पर अरेंज हो गए हैं, क्योंकि जो सेल्स डाई होनी थी वो इससे पहले माइग्रेशन के थ्रू ही डाई हो जाती है। इसके बाद अपन बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ये कह सकते हैं कि हमारे हैंड की फिंगर, अपने हैंड में जो फिंगर्स होती हैं वो हैंड के टिप पर ही लगी हुई होती हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस टाइप से ये ऑर्डर फॉर्म में ही रीजनरेट होती हैं, कि ऑर्गन का फॉर्मेशन तो हो जाता है बट ये ऑर्गन अपनी प्रॉपर स्पेस पर, जैसे ये फिंगर का प्रोडक्शन करती हैं तो ये जो ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं तो वो अपनी केवल प्रॉपर स्पेस पर कैसे व्यवस्थित होता है, ऐसी क्या प्रोसेस होती है जिससे जो वो ऑर्गन है वो अपने प्रॉपर स्पेस पर ही व्यवस्थित हो पाता है, कि वो अपनी सही जगह पर व्यवस्थित हो सके। इससे ये कहा जाता है कि द क्वेश्चन ऑफ मॉर्फोजेनेसिस मीन्स, हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में किस टाइप से जो प्रॉपर वे बनता है वो अरेंजमेंट होता है, कि जिस प्रॉपर वे में ये टिश्यू से फॉर्मेट होती हैं उसमें क्या होता है, अरेंजमेंट की प्रोसेस होती है। तो ये क्वेश्चन होता है। इसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो रिलेटेड होता है ग्रोथ से। फर्स्ट हो गया डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस, और थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड होता है ग्रोथ से। तो इसमें क्या होता है कि हाउ इज ऑर्डर फ्रॉम जनरेट, कि द क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ। अब अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं ग्रोथ की, कि वी नो दैट सेल डिवीजन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है तो उसमें वो इसलिए होता है कि जो डेड सेल है, कि जो सेल यहाँ से ये माइग्रेशन करती हैं, इसके बाद जो ये डेड सेल बच जाती है, जो सेल डाई हो जाती है, तो वो जो डाई सेल है वो क्या करती है, वो डेड सेल इनके स्थान पर क्या होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो हमारी बॉडी में डेली, कंप्लीट बॉडी में डेली पता नहीं कितनी सेल तो डैमेज होती रहती हैं और कितनी ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, जिनका पहले जो सेल डाई होती हैं उनका पहले ले लेती है न्यू सेल, बट जो न्यू सेल फॉर्म होती हैं वो उतनी ही संख्या में बनती है जितनी कि उनको नेसेसरी, मतलब जितनी सेल्स की उनको ज़रूरत पड़ती है उतनी ही सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यदि वो नंबर में मोर फॉर्म में प्राप्त हो जाए, मतलब उनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो सकती है, तो उसमें उनका फॉर्मेशन हो सकता है, जो न्यू सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो जो यदि सेल्स की ज़रूरत मान लो 5 सेल्स की नेसेसरी है, इसके स्थान पर यदि 7 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया तो ये डेंजरस, मतलब खतरा हो सकता है। तो हम ये जानते हैं कि जो सेल्स वो रेगुलेटेड मेंबर में डिवाइड होती है तो उसको कंट्रोल करना होता है, या फिर हमारी साइज में जो है कैसे रेगुलेट होती है, ये डेवलपमेंट बायोलॉजी में थर्ड प्रॉब्लम मानी जाती है। इसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन से जो फोर्थ प्रॉब्लम होगी वो रिलेटेड है किससे, रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। इसमें अपन क्या करते हैं कि जैसे रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, स्पर्म और ओवम,
स्पर्म और ओवम, ये स्पर्म ओवम दोनों फ्यूज होते हैं और फॉर्मेशन किसका करते हैं, जाइगोट का। इस प्रकार जाइगोट का फॉर्मेशन ये भी जानते हैं कि जो गैमेट्स होते हैं वो 2 जनरेशन्स के मिडिल में ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स हमारी जो मैटरनल जनरेशन थी, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स थे उन्हीं से आए में स्पर्म एंड ओवम बोथ। और ये जो गैमेट्स होते हैं ये आपस में फ्यूज होकर फॉर्मेशन किसका कर लेते हैं, जाइगोट्स का। तो ये फॉर्मेशन केवल किसके थ्रू हुआ, पेरेंट्स के थ्रू। तो ये सूचनाएं भी हमें कौन दे रहा है, जो पेरेंट्स से आ रही हैं वो सूचनाएं किस में आ रही है, स्पर्म ओवम में, और उसी से वो किस में पहुंचेंगी, जाइगोट में। तो वो गैमेट्स के थ्रू आती हैं, और गैमेट्स मीन्स स्पर्म एंड ओवम। इनमें भी हम कह सकते हैं कि सूचनाएं इनके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सूचनाओं का संग्रह किस में होता है, सब जानते हैं, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस इसको घेरे हुए रहता है, और इन घेरे हुए साइटोप्लाज्म इन सूचनाओं को अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं और अपने तक पहुंचती है ये साइटोप्लाज्म के थ्रू। तो क्वेश्चन ये फॉर्म होता है कि किस टाइप से वन जनरेशन टू अनोदर जनरेशन प्रोड्यूस करती है, और या इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म में सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो हमारी बॉडी में किस टाइप से आती है। ये हो गया अपना 4th क्वेश्चन कि हाउ डज वन जनरेशन क्रिएट अनोदर जनरेशन। ये अपना हो गया 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो द क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशन। 5th क्वेश्चन अपना रिलेटेड है किससे, इवोल्यूशन से। इसमें अपन क्या करते हैं कि इवोल्यूशन के बारे में वी नो दैट कि जो कोई हमारी लाइफ है वो आज हमें दिखाई दे रही है वैसी नहीं थी जैसे कि पहली है। मतलब एक जनरेशन से अनोदर जनरेशन में चेंजेज जरूर आते हैं, क्योंकि विभिन्नताएं जीव का जिंदा रहने के लिए एक मेन फंक्शन होता है विभिन्नताएं, डिफ्रेंशिएशन। तो चेंजेज का आना भी कंपलसरी माना जाता है। वो सेम रहेंगी तो उनकी चेन के द्वारा जो 2 डेज की लाइफ में वो चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं वैसे हम कर सकते हैं। तो हम जो 1 से, जैसे मान लो कि कोई एक फिंगर या फिर अंगूठे से एग्जांपल ले लो कि 1 टॉयड था और अब वो कैसा हो गया 5 टॉयड। तो ये जो चेंजेज आते हैं कि वो 1 टॉयड से कैसा हो गया 5 टॉयड। तो ये हॉर्स के लिए मान लो कि पहले उसमें एंसेस्टर्स, उसके एंसेस्टर्स में होता था 1 के लिए, अब वो 5 होने लग गया। या फिर उनके जो एंसेस्टर मतलब उनके पूर्वज थे उनमें होते थे 5 टॉयड, और अब कैसे मिलते हैं 1 टॉयड हॉर्स मिलते हैं। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है इवोल्यूशन के लिए। अब अगर अपन यदि बात करें कि नाउ 5 टॉयड एंसेस्टर में चेंजेज मैनी ईयर्स तक होते रहे और जनरेशन टू जनरेशन ये चेंजेज कलेक्ट होते रहे, जिनका रिजल्ट ये हुआ कि 5 टॉयड एंसेस्टर से 1 टॉयड हॉर्स का डेवलपमेंट हो गया। अब ये जो 1 टॉयड हॉर्स का डेवलपमेंट हुआ इसे ही अपन इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि मंकी टू ह्यूमन बीइंग की होमोसेपियंस सेपियंस। अपन खुद की यदि बात करें कि अपना जो इवोल्यूशन के थ्रू प्रोसेस हुआ है पहले मंकी से, अब किस में हो गया ह्यूमन बीइंग में, होमोसेपियंस सेपियंस में, इसके थ्रू डेवलपमेंट हो गया। तो ये माना जाता है कि इवोल्यूशन के दौरान जो चेंजेज होते हैं वो चेंजेज एम्ब्रियोज के अंदर होते हैं, एम्ब्रियो के अंदर होते हैं, और एम्ब्रियो के अंदर एंसेस्टर के थ्रू होते हैं और एम्ब्रियोनिक होते हैं। इनके अंदर या उनके जो लार्वा होते हैं उनके अंदर ये चेंजेज होते हैं, और ये चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन होते हैं। 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन कलेक्ट होते हैं और न्यू स्पीसीज के रिजल्ट को फॉर्म करते हैं। इन क्वेश्चन से ये फॉर्म करते हैं कि जो चेंजेस डेवलपमेंट प्रोसेस में होते हैं वो किस टाइप से एनाटॉमी के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, और इवोल्यूशनरी प्रोडक्शन के थ्रू, इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू चेंजेस किस टाइप से हमारी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। ये अपनी हो गई 5th प्रॉब्लम। 6th, इससे ये क्वेश्चन जनरेट हो गया कि हाउ डू चेंजेस इन डेवलपमेंट क्रिएटिव न्यू बॉडी फॉर्म्स विच हेरिटेज चेंजेज आर पॉसिबल। इसके बाद में अपन प्रॉब्लम की बात करें 6th प्रॉब्लम, 6th एंड लास्ट प्रॉब्लम, द क्वेश्चन ऑफ
एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन, द क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन। ये अपना 6th एंड लास्ट क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी एनिमल है जिस एनवायरनमेंट में रहता है, वो फिजिकल केमिकल एनवायरनमेंट जो होता है उस एनिमल को अफेक्ट करता है या फिर उसके लिए वो एनवायरनमेंट इफ़ेक्टिव होने लग जाता है। इफ़ेक्टिव होने के बाद अब वो बटरफ्लाई में जैसे डिफरेंट विंग कलर प्रेजेंट होते हैं, और जैसे हम जानते हैं कि बटरफ्लाई में जो कलर प्रोड्यूस होते हैं वो टेम्परेचर पर और डे लाइट पर होते हैं, उसके अफेक्ट से प्रोडक्शन होता है। और टेम्परेचर और डे लाइट उसका अफेक्ट उसके लार्वा से होता है, जो किसके थ्रू होता है, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होता है। तो पहले मेटामॉर्फोसिस होता है तब ये कलर प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स जो लार्वा मेटामॉर्फोसिस पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डे लाइट वाली कंडीशन में ये रख दिए जाते हैं, और उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस के पश्चात डिफरेंट कलर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये फॉर्म होता है कि एनवायरनमेंट किस टाइप से डेवलपमेंट प्रोसेस को उसके लिए अफेक्टिव करता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ इज़ द डेवलपमेंटिंग ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड बाय द फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट। तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन आपके अलग अलग रीजन से हुए, जैसे पहला डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, और लास्ट आपका हो गया एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन। ये 6 क्वेश्चन इसलिए बनते हैं कि जो अपना टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में किसी जीव को डेवलप होने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आई या उसे क्या क्या प्रॉब्लम से सामना करना पड़ा, ये कंप्लीट प्रॉब्लम्स। और ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है 1.1। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हो। अब मैं आपको इसके ये कंप्लीट नोट्स दे देती हूँ इस टॉपिक के। देखो, ये 3rd पेपर के फर्स्ट यूनिट है प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी। ये आपके कंप्लीट वो किस किस के थ्रू है, ये आप 1.1 अपनी फ्रेश नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद में 1.2 के ऐसे ही आपको कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी इससे रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताना। इस टॉपिक में यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ये थोड़ा यहाँ से मिस्टेक हो गया था। ये क्वेश्चंस मैंने अलग पेन से लिख दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएं इसलिए। थोड़ा क्लियरिटी कम हो सकती है, मैं आपको इसकी PDF भी 2-4 दिन में अवेलेबल करवा